अस्सलाम स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.17 जिसमें ये पढ़ा जाएगा कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किस तरह से हो सकती है कैपेसिटर की। हमने ये स्टडी किया कि कैपेसिटर बेसिकली क्या है। इस तरह से दो प्लेट्स बनी हुई हैं और उन प्लेट्स को जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिहाज से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चार्ज आना शुरू हो जाता है और ये तब तक आता रहेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। पहले जब इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया था, कोई डिफरेंस नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैटरी की मदद से चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब जब डिपॉजिट होता जा रहा है तो कब तक होगा? जब तक इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान क्रिएट ना हो जाए। इससे पता चला कि अब तो टाइम लेने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एकदम से आपने बैटरी कनेक्ट की और फ़ौरन से कैपेसिटर चार्ज हो जाए। तो चार्ज को स्टोर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसी तरह से अगर अब चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं चाह रही हूँ कि बैटरी को अब डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया जाए या कोई भी चीज़ जिसकी मदद से हम उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सके। तो अब क्या होगा कि कैपेसिटर से इसको एनर्जी मिलती जाएगी और थोड़ी देर ये ग्लो करेगा, ये जलेगा और फिर आहिस्ता 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 बुझना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर की मदद से चार्जिंग भी होती है और डिस्चार्जिंग भी होती है। तो आज हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि अगर चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है तो उनका ग्राफ किस तरह से होगा और हमें कौन से सर्किट को स्टडी करना पड़ेगा। ये फिनोमिना जो है हमारा बहुत ज़्यादा कैमरा फ्लैश में भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि कैमरा में जब आप पिक्चर खींच रहे होते हो तो फ्लैश थोड़ी देर बाद ऑन होते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लग रहा था। जब आपने क्लिक कर ली, अब क्लिक करने के बाद आपकी वो डिस्चार्जिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड देन वो फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगी। तो तमाम ऐसी चीज़ों में जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही होती है, कुछ ना कुछ टाइम लग के स्टोर होती है और कुछ ना कुछ टाइम लेने के बाद ही वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या अमल होना चाहिए और क्या डायग्राम होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम ज्वाइन करके एक पूरा सर्किट बनाएंगे एंड देन देखेंगे कि किस तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो सकती है। मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे कैपेसिटर। चूँकि हमें कैपेसिटर की ही देखनी है तो हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टर इस्तेमाल होगा, स्विच और बैटरी। तमाम चीज़ें सीरीज़ में ज्वाइन की जाएंगी। सो एक बहुत इजी सा स्टेप है, चारों चीज़ों को लो सीरीज़ में ज्वाइन कर दो। अगर ऐसा होगा तो डायग्राम किस तरह से बनेगी? आपका रेजिस्टर आ गया, कैपेसिटर, देन ये हमारे पास है स्विच और ये है बैटरी। सब कुछ सीरीज़ में ही है। ऐसे सर्किट का नाम जिसमें R और C यानी कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस साथ साथ पाए जाते हैं, इस वजह से इस सर्किट का नाम दिया जाता है RC सर्किट। अब RC सर्किट में क्या है कि पहले रेजिस्टर लगा हुआ है और जो कि बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट है और जितना भी चार्ज यहाँ बैटरी से जाएगा वो पहले रेजिस्टर में जाएगा एंड देन कैपेसिटर पे जाके स्टोर होना शुरू होगा। तो यही से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि रेजिस्टर हर चीज़ को मुखालफत की सिमत में लेके जाता है। ये हर चीज़ की मुखालफत करता है। अगर ये मुखालफत कर रहा है तो जितना चार्ज आएगा वो पहले तो उसकी मुखालफत को तोड़ने की कोशिश करेगा और आगे जाने की कोशिश करेगा। तो जितना टाइम फिर यहाँ पे लगेगा उतनी चार्जिंग, उतने ही चार्जेस जो हैं वो देर बाद कैपेसिटर तक पहुँच सकेंगे। इसी वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम डिले आ जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो चार्जिंग होने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया कि इस बैटरी को ख़त्म कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा कि अब हम इसको डिस्चार्ज इजीली करवा सकते हैं कोई भी अप्लायंसेस को यहाँ पे अटैच करके। अगर चार्जिंग हो रही थी तो ये बात की गई कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज आना शुरू होगा चार्जेस का प्लेट के ऊपर, डायरेक्टली फ़ौरन से नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चला कि इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो टाइम ज़ीरो था। टाइम जब ज़ीरो था तो उस टाइम कोई चार्ज नहीं आया। फिर टाइम गुजरता गया और चार्ज आना शुरू हो गया और इस तरह से कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ आ रहा है। इंक्रीज़ आने के बाद अभी बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। जितनी उसको ज़रूरत थी उसने कैपेसिटर ने अपनी प्लेट्स के ऊपर चार्ज ले लिया। अब जहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं रही
चार्जिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में शो हो रही है। इससे पता चला कि पहले टाइम जब 0 था कोई चार्ज नहीं था। अब जब चार्ज डिपॉजिट हो चुका है वो किसके बराबर है, जितनी उसकी कैपेसिटेंस थी और पोटेंशियल डिफरेंस था। इन प्लेट्स के दरमियान जितनी डिफरेंस आएगा और जितनी इस कैपेसिटर की स्टोरेज होगी उतना का उतना चार्ज इजीली स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा वो ग्राफ है जब हमने इसकी चार्जिंग को डिस्कस किया। सेकेंड स्टेप पे चलें तो हमें पता चलता है अब डिस्चार्जिंग होने वाली है। टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अब भी हमें आराम से ये लाइन नीचे जाती हुई नजर आ रही। ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे गिरी और ख़त्म हो गई, बल्कि अब जब टाइम 0 था तो चार्ज इसके ऊपर मौजूद था, मैक्सिमम अमाउंट में था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होता होता और कुछ देर के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि RC को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। ये RC सर्किट जो है ये टाइम कांस्टेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये टाइम के बारे में क्यों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये RC को टाइम कांस्टेंट ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे, मैथमेटिकल स्टेप, जिससे हमें ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकता है कि क्या वाकई में RC टाइम कांस्टेंट के बराबर है या नहीं है। तो हमने क्या किया, चूंकि R रेजिस्टेंस है और हम इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कौन सा है, ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR हमारे पास यहाँ मौजूद था। अब हम बात कर रहे हैं चार्जेस मूव किए, टाइम लगा, इट मीन्स करंट। सो करंट यहाँ पे मौजूद है और करंट बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो बराबर है Q/T के। इसकी वैल्यू जस्ट इस इक्वेशन में पुट की गई तो V एज इट इज, I की जगह Q/T और R हमारे पास मौजूद है। हमें क्या पता लगाना है, RC के बारे में। इट मीन्स R को हमें सेपरेट करना चाहिए। तो अगर हम R को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे T डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और Q जो मल्टीप्लाई हो रहा था अब वो आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये हो गया तो हमने कहा कि खाली R का तो पता नहीं लगाना, हमें तो कैपेसिटेंस के बारे में भी देखना है। कैपेसिटेंस किसके बराबर है, जितना चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के होते हुए स्टोर हो सकता है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। तो बाय जो डेफिनेशन है फॉर्मूला बन गया Q/V। अगर यहाँ पे देखें तो ये इसका उल्ट है, V ऊपर है और Q नीचे है, डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, R को एज इट इज लिखा यहाँ से। अब चूंकि ये ऊपर नीचे हो रहे थे, हमने इसको 1/C लिख दिया। अगर 1/C को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा Q/V तो हमें ये एग्जैक्ट यही वाली फॉर्म मिल सकती है। सो 1/C और T यहाँ से एज इट इज। अब R भी आ चुका है और C भी आ चुका है, तो R C दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, टाइम कांस्टेंट के। इसीलिए हम कहते हैं कि जो RC सर्किट है वो टाइम कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि कितने टाइम के अंदर आपका कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकता है जब आप कोई रेजिस्टेंस इस्तेमाल करो कैपेसिटर के साथ रखते हुए। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी, द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर to deposit 0.63 times equilibrium charge Q0। ये 0.63 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मे बी आगे हम डेरिवेशंस भी करें, बट अभी के लिए क्या है कि टाइम कांस्टेंट जो कि RC कहलाता है वो ये है कि आप 0.63 टाइम्स चार्ज को कितने टाइम के अंदर अंदर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज करवा सकते हो, ये हमारा कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और ये जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए।